पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बेटर तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो जैसा कि हमने अपने पार्ट 1 में भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ा था और दिल्ली सल्तनत के हमने बारे में पढ़ा था, तो हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ा था। तो दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड हमारा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा था, तो हमने अपनी पहली वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के बारे में पढ़ा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय अपने दक्षिण अभियान के जरिए जो सैनिक अभियान उन्होंने चलाया था अपने समय में, तो उन्होंने इतना बड़ा जो साम्राज्य है उस साम्राज्य पर उन्होंने पूरा का पूरा शासन किया था। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि क्या आगे इस पार्ट 2 में क्या बताया गया है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे बड़े शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली-ए-कुहना यानी कि पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार तिल सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। तो जैसा कि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, तो जिन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य था वो प्रारंभ करवाया था। फिर बाद में इल्तुतमिश ने, जो कि इल्तुतमिश जैसा कि हमने पढ़ा था, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश का एक गुलाम था जिसने कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो पूरा कराया था। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का बताया है, तो जो ये गुलाम वंश था तो इस तरीके का हुआ करता था कि ये एक दूसरे के लिए जान देने तक का इतना ये कठोर हुआ करता था एक तरीके से। तो सबसे ज़्यादा वफादार जो है वो गुलामों को माना जाता था, एक तरीके से पुत्र से ज़्यादा भी उसे दर्जा दिया जाता था गुलाम को। तो जैसे कि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसी तरीके से रजिया सुल्तान और बलबन ये सभी एक दूसरे के गुलाम थे। तो इसी तरीके से इन्होंने एक दूसरे के ऊपर शासन किया था। तो इस तरीके से जो इन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया। ऑलराइट, तो चलिए अब जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि ये कुतुब मीनार है। जैसे कि आपको पता ही है कि ये वर्तमान समय में न्यू दिल्ली में मेहरौली में स्थित मीनार है। ऑलराइट, तो मस्जिद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो मस्जिद किसे कहा गया है, तो यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटनों पर माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं और नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी कि नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान जो है धर्मोपदेश यानी कि खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का जो है वो पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। तो देखिए, तो जैसे कि मक्का मदीना के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, तो मक्का मदीना वो दक्षिण दिशा में स्थित है जिसे किबला कहा जाता है। जैसे कि उस समय नमाज करते हैं, जैसे कि उस समय से मान लीजिए कि जब जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था उस समय से आज तक, वर्तमान समय तक, आज वहाँ पर जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आज तक भी वो वहीं पर नमाज किया करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए जैसे कि चित्र 3 में आप देख पा रहे होंगे, तो बेगमपुरी मस्जिद यह एक मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरणार्थी की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ऑलराइट, तो क्या किया गया था, तो यहाँ पर विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ऑलराइट, तो देखिए ये है हमारा मानचित्र 1 में जहांपनाह, जहां पर विश्व की शरण स्थली के मुख्य मस्जिद के तौर पर यहाँ पर बनाई गई थी। ऑलराइट, किसके द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। ऑलराइट, तो देखिए जैसा कि इसमें दिल्ली सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनवाई। इसमें
उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिद सहायक थी, और एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो देखिए, जैसे कि मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसे मंत्री द्वारा बनवाया गया था, राइट। और ये जमाली कमाली की मस्जिद है जिसे 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित किया गया था, राइट। तो अब देखते हैं, तो उस समय जब इन मस्जिदों का निर्माण कराया गया तो उस समय देखिए आप कितने विशाल विशाल दरवाज़ों के द्वारा मेहराब जिसे कहते हैं, तो मेहराब यानी कि आर्च इसे कहा जाता है, राइट। तो कभी भी आपसे जब ये एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेहराब किसे कहते हैं या मेहराब का अंग्रेजी में जो है उत्तर क्या होता है, तो आर्च इसे कहा जाता है, ARCH। तो मेहराब जैसे बड़े बड़े और विशाल दरवाज़ों को उस समय निर्माण कराया गया। तो देखिए उस समय जब इन मस्जिदों का निर्माण कराया गया तो भारत में नई नई जो थी वो शिल्पकारी और नई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑलराइट। तो अब खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र डालते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य, तो विशाल साम्राज्य इसलिए कहा गया क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य क्षेत्र था यानी कि क्षेत्र अधिकार था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि धीरे धीरे उन्होंने इतना ज़्यादा विस्तार कर लिया था अपने साम्राज्य का कि पूरे देश पर यानी कि पूरे उपमहाद्वीप पर उन्होंने अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। तो उसके समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार यानी कि जिसे इक्ता या इक्तेदार भी कहा जाता है, तो इक्ता या इक्तेदार भी कहा जाता है। तो अगर ये एग्जाम्स में पूछा जाए कि सूबेदार को इक्ता यानी कि इक्ता जो है ये अरबी का एक शब्द है, अरबी, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब दिल्ली जो सल्तनत थी, जब दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक उन्होंने अपना शासन किया था, तो उस समय सबसे जो मेन चीज़ थी, जैसा कि हमने पहले ही आपको जब प्राचीन भारत का हमने इतिहास ख़त्म किया था और ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमने आपको बताया था, तो हमने आपको इसमें यह भी बताया था कि हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को देखते हुए इस मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो देखिए इसमें हमारे तीनों पहलुओं को हम एक एक साथ देख सकते हैं। तो इसमें आर्थिक पहलू भी जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, सामाजिक पहलू भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था और सांस्कृतिक पहलू भी, यानी कि जो संस्कृति थी वो हमारी धीरे धीरे अब परिवर्तन होने लगी थी। जैसा कि वर्तमान समय में भी आप अगर हम देखते हैं तो कई सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, कई सारे कल्चर्स आज हमारे देश में देखने को मिलते हैं, कई सारे काम हमारे देश में देखने को मिलते हैं, कई सारी परंपराएं हमारे देश में आज देखने को मिलती है। तो ये पुराने समय से आज देखने को मिलती है, ऑलराइट। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो इसमें प्रशासकों की जरूरत थी। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार यानी कि इक्ते या इक्तदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा, तो बंदगा इन्हें कहा जाता था, ऑलराइट। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, बंदगा। तो गुलामों को क्या कहा जाता था, बंदगा, और सूबेदार को क्या कहा जाता था, इक्ता या इक्तेदार। तो तथा इन सैनिकों और सेवाओं के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के लिए कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक और पदों पर काम करने के लिए बड़ी बड़ी सावधानी और प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो अब देखिए, तो उस समय जो थे गुलाम वो बेटों से बढ़कर होते थे। जैसा कि मैंने बताया कि गुलाम वंश की सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। जैसा कि भारत पर जब विदेशी आक्रमण हुआ तो विदेशी आक्रमण सर्वप्रथम किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर सबसे पहले आक्रमण किया था 1712 ईस्वी में, ऑलराइट। और फिर भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनवी के शासक सुबुक्तगीन ने किया था। फिर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और फिर मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव को रखा था। उसके बाद इल्तुतमिश ने और रजिया सुल्तान, फिर बलबन, फिर इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे जो हम वंश है, तो
तो जैसे कि खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर जो था मुस्लिम वंश की जो थी उसने स्थापना की थी। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो सुल्तानों की सलाह दी जाती थी जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। तो बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो देखिए उस समय जो गुलाम था तो गुलामों पर इसलिए वो भरोसा किया करते थे कि वो अनुभवी हो और वो सबसे मतलब प्रशिक्षित हो, यानी कि सबसे शासन करने के लिए सबसे अच्छा हो, तो इसलिए उन्हें बेटों से भी ज़्यादा दर्जा दिया जाता था। तो देखिए, तो इसमें देखिए क्या बताया गया। तो क्या आपको गुलाम और बेटों से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ आता है? तो देखिए कारण यही था क्योंकि वो शासन करने के लिए, उसका साम्राज्य बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, जैसे कि आपने देखा कि गुलाम वंश ने जो दिल्ली का है, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा अधिक और विस्तार किया, तो इसलिए बेटों से भी बढ़कर वो गुलामों को दर्जा दिया करते थे। तो खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा, यानी कि जैसा कि हमने देखा बंदगा यानी कि गुलाम तो का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही साथ अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी अपने उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो निम्न वर्गों, जैसे कि उस समय के जो निम्न वर्गों के लोग हुआ करते थे, मुस्लिम वर्ग के लोग हुआ करते थे, तो उन्हें भी वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाने लगे थे। तो ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ऑलराइट, तो सूबेदार यानी कि इक्तेदार या इक्ता। तो लेकिन इससे राजनीतिक अस्थितियां भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित और अपने मालिक और संरक्षकों प्रति तो वफादार रहते ही थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। तो देखिए, उनके उत्तराधिकारी के प्रति वो वफादार नहीं रहते थे, परंतु उनके वफादार रहते थे। तो नए सुल्तानों को अपने नौकर होते थे। ऑलराइट, तो जो नए सुल्तान थे वो उनके नौकर हुआ करते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी त्वारीख यानी कि फारसी इतिहासकार के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की जो है उन्होंने आलोचना भी की। तो देखिए, आश्रित यानी कि जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो और उस पर निर्भर हो तो उसे आश्रित कहा जाता है। तो देखिए, इस तरीके से जो था वो अपना शासन किया करते थे, यानी कि सबसे मेन जो बात थी उनके शासन करने की, वो किसी पर भी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया करते थे। अगर वो किसी के हाथ में सत्ता देते थे तो इतनी वो पावर भी उनके हाथ में होती थी कि अगर वो कोई भी गड़बड़ कर देता था, यानी कि कोई भी वो गलती कर देता था, तो उनसे वो उसका पूरा साम्राज्य छीन लेते थे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नाबल कलाल यानी कि शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तबास नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मलियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। तो 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्ति का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया था। ऑलराइट, तो उस समय जो था सुल्तान मोहम्मद तुगलक, तो तुगलक को इस तरीके यानी कि नाश एक तरीके से मतलब सत्ता को हटाने यानी कि उस पर जो था तुगलक से सही तरीके से जो था वो शासन नहीं किया गया था, तो इसलिए उन्होंने आलोचना करते हुए उनको दर्शाया है। तो देखिए, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों और भिन्न आकारों के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ऑलराइट, तो ये इलाके इक्ता कहलाते थे, यानी कि इक्ता यानी कि सूबेदारों के इलाके, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। तो देखिए, सूबेदार का जो मैंने आपको शब्द बताया, तो इक्ता या इक्तेदार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। तो मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों के कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति और अपने इलाकों के राजस्व की वसूली करना। तो राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। तो मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे जो प्रभावी तरीका था उस समय, तो उनकी पद वंश परंपरा से न चले और उनकी कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले।
जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। तो देखिए, जो सबसे बेहतर यानी कि दिल्ली सल्तनत में शासन माना गया है वो, तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी का ही माना गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी का अब देखते हैं कि क्यों माना गया है और तुगलक का शासन जो है वो अच्छा क्यों माना गया है। तो देखिए, तो उस समय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित की गई राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राजस्व द्वारा जो थी वो निर्धारित कर के लिए वसूले हुए तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो जैसे कि हमें इससे पता चलता है कि यानी कि अब धीरे धीरे खिलजी, जैसे कि यानी कि खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी थे, यानी कि जिसका जो समय था वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक था, तो उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया था, यानी कि अपने क्षेत्र अधिकार को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अब उन्होंने अपनी भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया था। तो सामंतों उन्हें कहा गया है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन हुआ करती थी। ऑलराइट, तो भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य और अपने नियंत्रण में ले आया। तो स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन के पैमाइश की ओर से उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसानों की उपज का लगभग 50% था। तो देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा था तो उस समय किसानों पर 50% का जो था वो कर लगाया जाता था, और मवेशियों पर तथा घरों पर उस समय यानी कि 50% का जो था उसके द्वारा कर लगाया जाता था। तो उसे क्या कहा जाता था? खराज। तो उस समय उसे खराज कहा जाता था, यानी कि किसानों पर लगने वाले कर को उस समय खराज कहा जाता था। ऑलराइट, तो यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। तो बाहर ही था। ऑलराइट, तो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा और मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तानों की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया था, और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक कर पाते थे। तो देखिए, तो सरदार और इनकी किलेबंदी, तो किस तरीके से मतलब सरदार और उनकी किलेबंदी की जाती थी। तो अफ्रीकी देश मॉस्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी, तो देखिए फिर से हम देखते हैं, तो अफ्रीकी देश से कौन आया था? इब्न बतूता। तो मॉस्को से 14वीं सदी में, तो मॉस्को से आया था, कब आया था? अफ्रीकी देश मॉस्को से 14वीं शताब्दी में जो था इब्न बतूता भारत आया था कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ी पहाड़ी इलाके में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में, भारत में बांस जो था वो पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह के गुथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो बांस है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ करते हैं। तो बांस एक लंबे भी होते हैं और सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनमें जो वसा की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए उन पर आग का भी कोई प्रभाव इतनी जल्दी से नहीं होता। तो सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की परचीम का काम कर देते थे। इसके दीवार में घेरे और उनकी मवेशियों की बसल रहती थी। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वह एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार किए जाते थे, औजारों से बसे बांसों को काट डालते थे। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो था वो प्रशासन उसमें किया जाता था। तो अब देखते हैं, तो चंगेज खान ने नेतृत्व में मंगोलों में तो 1219 में उत्तरी पूर्व, तो देखिए इस क्षेत्र में यानी कि उत्तरी पूर्व में ईरान में
ट्रांसआक्शियाना यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धोआ झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आरंभ दिल्ली में तो मंगोलों के धावे बढ़ गए। तो उस समय जो थे मंगोलों ने आक्रमण करना जो था इन पर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इससे मजबूर होकर दोनों ही मुल्तानों की एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी होनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। तो आइए देखते हैं कि मुल्तानों की इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो उस समय देखते हैं कि मुल्तानों ने किस तरीके से सामना किया। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, तो इन्हें दो भागों में डिवाइडेड करके अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। ऑलराइट, तो जैसा कि दिल्ली पर जो थे वो दो बार हमले हुए। तो 1299 ईस्वी और 1300 ईस्वी तथा 1302 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल और स्थानीय सेना खड़ी करी थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सारी नामक एक नया गैरिशियन शहर बनवाया था। तो गैरिशियन शहर उसे कहा जाता था जिसकी किलेबंदी हुआ करती थी। ऑलराइट, सैनिकों के पेट बढ़ने की समस्या को गंगा यमुना के बीच जो था वो भूमि से कर के रूप में खेती से पैदावार इकट्ठी करके हल किया जाता था। तो किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों पर 50% का जो था वो खराज लगाया था, खराज यानी कि एक कर जिसे वो 50% तक का वसूलता था, तो उसमें वो अपनी जो सैनिकी प्रशासन था तो उसे वो भूखा नहीं रखता था, यानी कि उससे वो अपनी ताकतवर सेना को बनाता था। तो सैनिकी का वेतन भी देना होता था और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन यानी कि इक्ता यानी कि सूबेदार के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। तो सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और इसकी आशंका थी कि यह अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चीज़ों की कीमतों को नियंत्रण कर लागू कर दिया था। तो देखिए, उस समय जो सबसे अहम काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो बाजारी वस्तुओं को, जैसे कि बाजार में कोई भी वस्तुएं बेची जाती है तो उन वस्तुओं का जो कर यानी कि जो उनकी वस्तुओं की जो मूल्य था तो उसे बिल्कुल निर्धारित कर दिया था। तो मूल्य को निर्धारित करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय कर दिया था, जिससे कि कोई भी व्यापारी जो है वो बढ़ाकर ना दे सके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था। तो अफसर बड़ी सावधानी से कीमत का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें उस समय सजा दी जाती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमती में और कमी के बाजारों में वस्तु की कुशलता से आपूर्ति के लिए अपने शासनकाल की बहुत प्रशंसा की और मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। तो देखिए कितना अच्छा अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब सेना के लिए और प्रशासन के लिए जो था वो शासन किया था। अब देखते हैं मुल्तानों में मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक ने अपने प्रशासन और साम्राज्य के लिए क्या क्या किया। तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ तो मंगोल सेना परास्त हो गई। तो मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और उसके संसाधनों पर इतना विश्वास था कि अपने ट्रांसआक्शियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका एक आक्रामक कदम था तथा नया गैरिशियन शहर बनाने के लिए उसने स्थान दिल्ली के चारों शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली या कुहाना को निवासीय से खाली करवा दिया। वहां सैनिक छावनी बता दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी एक नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। तो देखिए, इसने दिल्ली से अपनी एक नई राजधानी के रूप में इसने दिल्ली से दौलताबाद बनाई थी, जिसे दौलती नाम कहा जाता था। तो उसे दौलताबाद भेज दिया था, यानी कि उसने अपनी राजधानी को नया बना लिया था। तो सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया था, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल पड़ा। तो देखिए, उस समय इसने इतने मतलब जो क्षेत्र थे, यानी कि अपनी एक तरीके से उसने राजधानी को परिवर्तित करके दौलताबाद कर दी। तो उस समय एकदम से, यानी कि उस समय की जो क्षेत्र था उस समय की तो उस समय की एकदम से जनसंख्या बढ़ाने के कारण उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। तो मोहम्मद तुगलक भी उस सैनिकों का नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की
कागजी मुद्रा की तरह टोकन संकेतिक यानी कि मुद्रा चलाई। उस समय उसने टोकन चलाए थे, चांदी और सोने को बचाकर उसने टोकन के रूप में मुद्राएं चलाई थी, जिससे कि वो चांदी और सोने का अपने लिए उपयोग कर सके। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। तो 14वीं सदी तो देखिए, उस समय जो सस्ती धातु हुआ करती थी वो तांबा मानी जाती थी। ऑलराइट, तो तांबा और चमड़े जैसी से वो टोकन और ये अपनी मुद्राएं बनाता था। तो 14वीं सदी में लोगों ने इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस तरह सस्ती मुद्राएं जैसे जाली सिक्के भी बड़े आसानी से बनाए जा सकते थे। तो उस समय के जो लोग थे उस समय के जो लोग थे वो सोने और चांदी के सिक्कों को बचाकर मुद्राओं से ही अपना कर भर दिया करते थे, जिससे जो प्रशासन था वो बिल्कुल शक्तिहीन हो गया था और पूरे प्रशासन में और उसके पूरे साम्राज्य में एक तरीके से पूरा अकाल पड़ गया था। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे थे। तो कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने वाले लोग बहुत ही नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दुआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता जो थी वो बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा जो थी उसने वापसी लेनी पड़ी। ऑलराइट, तो देखिए इन दोनों के जो प्रशासन में था वो कितना ज़्यादा अंतर था। तो इसने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का जो था वो विस्तार किया और उसने जो अपनी नीतियों के कारण अपने साम्राज्य को एक तरीके से पतन की ओर ले गया। तो देखिए इन तमाम सफलताओं की गिनती करने पर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। ऑलराइट, तो 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, तो देखिए 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में जो थी वो सल्तनत की जो हालत थी वो किस तरीके की थी। तो तालिका एक पर हम फिर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद जो था 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। जैसे कि हमने देखा कि सबसे बाद में हमारा जो था, फिर से हम देख लेते हैं कि गुलाम वंश जिसका टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। फिर खिलजी वंश का 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक का रहा। फिर तुगलक वंश का 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। फिर सैयद वंश, तो सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। और फिर हमारा लास्ट में आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश जो हमारा था ये दिल्ली सल्तनत का 1451 से लेकर 1526 तक इसका जो था वो शासन रहा। ऑलराइट, तो मुल्तानों के इतने ही शासन रहे। अब देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या बदलाव आए। तो दिल्ली तथा आगरा में लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इस क्षेत्र में, दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में, तो इसमें गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत के स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह में उभरे। तो इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे और शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल व सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। तो शेर शाह सूर यानी कि 1540 से 1545 ने इन्होंने बिहार में चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम किया। तो आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से लेकर 1540 व 1555 से लेकर 1556 तक की चुनौतियां दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके तथा स्वयं का राजवंश स्थापित करके सूर वंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से लेकर 1555 वर्ष तक शासक किया। लेकिन उसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्होंने चुस्त बना दिया, जिसे महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ने मुगल साम्राज्य को संकलित किया। तो उसने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपना लिया था। ऑलराइट, तो ये तो बता दिया गया हमें 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के तक के बारे में। तो उसमें जब यानी कि इन्होंने जब मंगोलों का इन पर
युद्ध हुआ, जब मंगोलों के साथ अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक का वंश फिरोज शाह तुगलक का इसके साथ युद्ध हुआ, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी की गई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी से लेकर 1614 तक इसका टाइम पीरियड है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर तथा वुकवा 2 भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य पर 4 प्रमुख वंशों से शासन किया था। तो 4 वंश कौन कौन से थे? संगम वंश, सालूद वंश, तुलुव वंश और अराविडू वंश। ऑलराइट, तो अराविडू वंश, तो देखिए हमारी एनसीईआरटी है, तो हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसके बारे में मोटे मोटे ही चीज़ों को जानेंगे। ऑलराइट, तो इसमें अब देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि सबसे जो हमारा ये दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश था, तो लोधी वंश में 1526 में हुआ क्या था? तो 1526 में जब अब्राहम लोधी का राणा सांगा उस समय जो थे मेवाड़ साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य के सबसे जो ज़्यादा शक्तिशाली शासक होने लगे थे, परंतु जब दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्राधिकार था वो धीरे धीरे अब कम होने लगा था। तो अब्राहम लोधी ने 1526 में, उस समय बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उस समय पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की जो थी वो नींव रखी थी। तो फिर से देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मेवाड़ उस समय विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था, तो उस समय राणा सांगा उसके जो थे वो शासक थे। ऑलराइट, परंतु जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने उस समय मार गिराया था, यानी कि उसके युद्ध के समय ही मृत्यु हो गई थी, और उस समय बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। ऑलराइट, तो इस तरीके से मुगल वंश की जो है वो नींव रखी गई थी। तो 3 श्रेणियां, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। तो देखिए इसको समझते हैं कि क्या कहा गया है। तो 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस के सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अनुसार समाज की 3 वर्गों में विभाजित किया गया था: प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग और खेती करने वाले वर्ग। तो बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, जो प्रार्थना करने वाले वर्ग थे और युद्ध करने वाले वर्ग थे, तो युद्ध करने वाले जो वर्ग थे, हमारे वर्ग थे, तो उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध की नीति अपनाई थी, जिससे वो अपना जो क्षेत्र अधिकार थे वो धीरे धीरे अपना बढ़ाने उन्होंने शुरू कर दिया था। और जो खेती थी, तो खेती करने वाले जो वर्ग के लोग थे वो केवल अपनी खेती के जरिए ही अपनी जीविका चलाते थे और अपना व्यापार इस तरीके से ही किया करते थे, यानी कि वो केवल अपनी फसलों पर ही आश्रित थे। तो अब देखते हैं, तो इसमें 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन से भी प्राप्त था। इस विभाजन में ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को भी दृढ़ में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धा का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धा को नाइट कहा जाता था। तो ईसाई धर्म के एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के लिए प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से उपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित ये रहे और योद्धा रहे। तो कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं की आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके इन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करके भेज दिया जाए, जिन्होंने यरूशलम शहर पर कब्जा किया। यह प्रयत्न करके परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड यानी कि धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा किए गए अभियानों में नाइटों की हैसियत पर पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस ने 11वीं सदी के अंत में और जर्मनी के उससे सदी बार में योद्धा के दिनहीन अतीत को बुला दिया गया था। 12वीं सदी में कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो देखिए, उस समय जो थे नाइट कौन कहे जाते थे। ऑलराइट, तो आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट करके थोड़ा सा इसके बारे में विचार करना है और आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है। ऑलराइट, तो देखिए इसी के साथ जो है हमारा वो दिल्ली सल्तनत का समय पीरियड जो है वो ख़त्म होता है, जिसके बारे में हमने 1206 से लेकर 1526 तक के इतिहास के बारे में चर्चाएं की। अब हमारा जो है वो मुगल साम्राज्य अब शुरू हो गया है, यानी कि 1526 से लेकर अब हम अपने मुगल साम्राज्य की नेक्स्ट चैप्टर में चर्चाएं करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं।
तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर मैं एक किसान हूँ उस समय, तो आप देखिए, आप खुद भी विचार कीजिए। ऑलराइट, तो उस समय अगर एक किसान हुआ करता था और वह अपना कर नहीं चुकाया करता था, तो उसे शर्म के रूप में उस समय काम करना होता था। ऑलराइट, तो दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की थी? देखिए, तो दिल्ली में पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली को राजधानी जो था वो स्थापित कर दिया गया था 12वीं शताब्दी में। तो कई बार, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कई बार दिल्ली को उजाड़ा गया, करीबन 7 बार दिल्ली को उजाड़ा गया और 7 बार ही बसाया गया। और तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली को राजधानी स्थापित किया गया था। ऑलराइट, तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की जो भाषा थी वो क्या थी? तो उस समय जो बोली जाती थी वो अरबी भाषा बोली जाती थी। ऑलराइट, और लिखी जाती थी उर्दू। तो किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे ज़्यादा जो था वो सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मामलुक जनजाति का था, और इल्तुमिश के द्वारा भी सबसे ज़्यादा इस सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। अब देखते हैं कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया था। तो ऑलराइट, तो हमने जाना कि इब्न बतूता कब आया था? तो मोरक्को, यानी कि एक अफ्रीकी देश में एक मोरक्को है, उसमें 14वीं शताब्दी से वो भारत आया था। ऑलराइट, तो देखिए, इक्ता यानी कि इक्ता गैर सैनिक और सैनिकों को वेतन के बदले जमीन दे दी जाती थी, तो उसे हम इक्ता कहते थे। और इक्तदार यानी कि सूबेदार को हम इक्तदार कहते थे। ऑलराइट, तो इक्तदार एक पद है और इक्ता यानी कि उनके वेतन के रूप में जमीन जो दी जाती थी उसे इक्ता कहते थे। ऑलराइट, तारीख यानी कि इतिहास, तो ये एक अरबी शब्द है तारीख, तो तारीख को हम इतिहास कहते हैं। ऑलराइट, तो गैरिसियन, तो सैनिक प्रशिक्षण के लिए एक विशेष तरीके से क्षेत्र अधिकार यानी कि क्षेत्र जो था वो तैयार किया जाता था, उसे हम गैरिशियन कहते थे। तो मंगोल के बारे में हमने पढ़ा, लिंग के बारे में हमने पढ़ा। तो लिंग में सबसे ज़्यादा इसमें भी जो थी वो भेदभाव था, तो यानी कि महिलाओं को पूर्ण तरीके से शासन नहीं करने दिया जाता था। जैसे कि रजिया सुल्तान ने एक अच्छी मतलब वो शासिका के रूप में उभरी थी, परंतु उसे कुछ समय बाद ही शासन के रूप में से हटा दिया गया था। ऑलराइट, खराज, जैसे कि हमने देखा कि खराज क्या था? तो खराज किसानों पर लगाए गए कर को कहा गया है, जो कि उस समय 50% था। कितना प्रतिशत था? 50%। तो खराज किस किस के द्वारा लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑलराइट, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो आप सभी लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं जिनके लिए जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अब विभाग के बारे में हम और सुल्तानों के बारे में हम देखेंगे। तो आपको किस सुल्तान ने ये विभाग बनाया था, तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग किसने बनाया था? दीवान ए मुस्तखाज यानी कि वित्त विभाग किसने बनाया था? और दीवान ए अमीर कोहा यानी कि कृषि विभाग किसने बनाया था? और दीवान ए खैरात तो दान विभाग किसने बनाया था? और आप सभी लोगों को ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा विभाग किस सुल्तान ने बनाए थे। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। एंड हैव ए गुड डे। जय हिंद।